कानून कहता भैया ये काम कैसे कर दिया आपने, चलिए अब आपको जो है सजा होगी, क्योंकि यदि ऐसा नहीं किया गया तो बाहर कितने भी आप झंडे फहरा लीजिए, देश के अंदर कुछ बदलने वाला नहीं है और संस्थाएं मौन हो। ऐसे में अपराधी से बड़ा दोषी सिस्टम बन जाता है। जेल में बैठ करके सारी अंडरवर्ल्ड की इलीगल एक्टिविटी, इलीगल डील करता है। कैसे कर लेता भाई? जो लॉ एंड ऑर्डर की सड़ी हुई व्यवस्था है, जो भ्रष्टाचार की व्यवस्था है, उसको ठीक करने के लिए, उसको खत्म करने के लिए कारण पॉलिटिकल प्रेशर। तो ऐसी समस्या राज्य की वैधानिक और नैतिक विफलता बन जाती है। अब हम तंत्र की मिलीभगत की बात क्यों कर रहे हैं? अपने स्वार्थों की पूर्ति के लिए, अपने खुद के हितों के संरक्षण के लिए कुछ लोगों द्वारा चलाया गया एजेंडा, प्रोपेगेंडा कहा जा सकता है। घायल हो इसलिए घातक। घायल हैं भाई साहब भारत की प्रशासनिक और कानूनी व्यवस्था से, और घातक हो रहे हैं दुश्मन देश के लिए। कितना बढ़िया डायलॉग है, लेकिन उसका मतलब समझ में नहीं आया मूवी में। अब इस मूवी को हकीकत से जोड़ करके देखा जा रहा है, लेकिन इस डायलॉग का मतलब समझने की जरूरत है। जहां पर व्यक्ति अपने ही देश में न्याय न मिलने की वजह से, एक एफआईआर दर्ज न होने की वजह से विधायक के 12 लोगों को जाकर के मार देता है, उसमें विधायक भी शामिल है। वजह उसके साथ अन्याय होता है, उसके पेरेंट्स के साथ, उसके फैमिली मेंबर के साथ अन्याय होता है, जहां पर मर्डर, गैंग रेप और इसके अलावा किडनैपिंग, ये सारी घटनाएं वहां पर होती हैं, लेकिन सुनवाई कहीं पर भी नहीं है। उनकी जूतियां चप्पलें घिंच जाती हैं मूवी के अकॉर्डिंग, लेकिन एक एफआईआर तक दर्ज नहीं हो पाती है। कारण पॉलिटिकल प्रेशर और पुलिस नेताओं के अंडर काम करती है, उनके निर्देशों पर काम करती है, इसलिए ये व्यवस्था उनके लिए कुछ नहीं। इस व्यवस्था से तंग आकर के वो अपने हाथ में जब कानून को ले लेता है तो कानून कहता भैया ये काम कैसे कर दिया आपने, चलिए अब आपको जो है सजा होगी। इस मूवी में उसकी 7 साल की सजा के लिए उसको बढ़ा करके फांसी की सजा के लिए आर्गुमेंट देखी गई है। जहां पर ये चीजें साफ साफ समझने को मिलती है, जहां पर सिस्टम का फेलियर हो जाता है, वहां पर कानून व्यवस्था भी इस प्रकार से चरमरा जाती है कि कोई व्यक्ति अगर खुद से न्याय प्राप्त करना चाहे तो, क्योंकि ये कानून की नजरों में अपराध की कैटेगरी में आता है, तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। लेकिन जो जड़ है वो प्रशासनिक व्यवस्था है। इस फिल्म को यदि कानून व्यवस्था के चश्मे से देखें तो एक बहुत बड़ी बात उभर कर सामने आती कि राज्य की पहली जिम्मेदारी नागरिक सुरक्षा है। जब नागरिक भय में जीने लगे, जब अपराधी खुलेआम घूमने लगे, जब गवाह बोलने से डरे, जब पीड़ित ही असहाय हो जाए, तो ऐसी समस्या राज्य की वैधानिक और नैतिक विफलता बन जाती है। इसी फिल्म का दूसरा पहलू जो काफी गौर करने वाला है वो अपराध और जो तंत्र है उसकी मिलीभगत है। अब हम तंत्र की मिलीभगत की बात क्यों कर रहे हैं? देखिए, आप इसमें दाऊद का ही उदाहरण ले लीजिए। दाऊद इब्राहिम भारत में अनेकों इलीगल एक्टिविटी करता है। छोटे से एक गुंडे से लेकर के एक अंडरवर्ल्ड डॉन बने तक का सफर भारत में उसने इस प्रकार से कैसे तय किया? उसको पुलिस का सहयोग मिला, उसको प्रशासन का सहयोग मिला, उसको बॉलीवुड का सहयोग मिला, उसको राजनेताओं का सहयोग मिला, जिसको लेकर के वो इतना बड़ा जो है अंडरवर्ल्ड का डॉन बन गया। भारत के अंदर उसने भारत को खोखला करने का पूरा प्रयास किया। और इसके पीछे वजह कौन रहा है? वजह सबको पता है, बॉलीवुड, नेता, प्रशासन। ये कोई बाहर से तो नहीं है, ये सब भारतवासी तो थे। भारत के अंदर जब तक उसने किया ये सारे कार्रवाई, तब तक उसको सहयोग दिया गया। भारत के बाहर जाकर के जब बैठ गया, तब भी ये सारे लोग उसको सपोर्ट करते रहे, चाहे पैसे को लेकर के हो, चाहे जानकारी को लेकर के हो, चाहे कोई अन्य इलीगल गतिविधि को लेकर के हो। इस प्रकार की कार्रवाई लगातार देखने को मिली है। अब और उदाहरण ले लीजिए, अतीक अहमद का उदाहरण ले लीजिए। अतीक अहमद जेल में बैठ करके सारी अंडरवर्ल्ड की इलीगल एक्टिविटी, इलीगल डील करता है। कैसे कर लेता भाई? उसको पुलिस सहयोग कर रही है, उसको प्रशासन सहयोग कर रहा है, उसको नेता लोग सहयोग कर रहे हैं। ये सारी व्यवस्था कुल मिलाकर आप मान सकते हैं कि देश के अंदर सड़ी हुई जो व्यवस्था है, जो भ्रष्टाचार की व्यवस्था है, उसकी वजह से ये सारे परिणाम हो रहे हैं। अब एक और मोटा उदाहरण ले लीजिए, ऑपरेशन ग्रीन लीफ की बात बताई गई है। यार, ऑपरेशन ग्रीन लीफ चला करके आपने जो फेक करेंसी है वो भारत में आ रही है, आ गई है या फिर आने वाली थी, उसको लेकर के ग्रीन लीफ चला दिया।
इस बात की क्या गारंटी है कि जो एक्टिविटी पहले हो चुकी है वो जरूर किसी न किसी भारतीय के सहयोग से हुई होगी। यानी वहाँ पे मशीनें, वहाँ पे वो नोट छापने की व्यवस्था बनानी, उसके बाद उसको भारत में मंगा करके उसका उपयोग करवाना, ये सारी व्यवस्था कौन करवा रहा है? कि केवल बाहर बैठा हुआ आतंकवादी तो नहीं कर सकता, भारत के अंदर भी ऐसे लोग हैं जो उनको सहयोग कर रहे हैं। डीमोनेटाइजेशन कर दिया, उसके बाद दोबारा से जो नए नोट छापे गए, वो नए नोट दोबारा से बाहर फेक करेंसी नहीं छपेगी, भारत में नहीं आएगी, उसकी क्या गारंटी है? कहीं ना कहीं ये जो तंत्र है भारत के अंदर का, वो इसके लिए जिम्मेवार है। और ये व्यवस्था सड़ी हुई पहले भी थी, अभी भी सड़ी हुई व्यवस्था है। यानी जो प्रयास बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, हमारे जवान करते हैं, हमारे स्पाई बाहर जा करके करते हैं, वो सारी व्यवस्था की पोल खोल देते हैं भारत के अंदर रहने वाले जो भारतीय हैं। अब उन पर जब नकेल नहीं कसी जाएगी तो जितनी भी व्यवस्थाएं बाहर की जा रही है वो केवल राजनीति को लेकर के, अपनी सत्ता को बरकरार रखने के लिए, अपने स्वार्थों की पूर्ति के लिए, अपने खुद के हितों के संरक्षण के लिए कुछ लोगों द्वारा चलाया गया एजेंडा, प्रोपेगेंडा कहा जा सकता है। लोगों को इस बारे में जानने की जरूरत है कि भारत के प्रशासनिक व्यवस्था, भारत की कानूनी व्यवस्था तभी सफल, सक्रिय मानी जा सकती है जब भारत के अंदर का तंत्र मजबूत होगा और भारत की जनता जागरूक होगी। अब इसमें एक बात और नोट करने वाली है, दाऊद खुद अपने इंटरव्यू में बोल चुका है कि भारत के कस्टम और एक्साइज वाले उसकी बात मानते हैं, भारत के पुलिस वाले उसकी बात मानते हैं, भारत के नेता उसकी बात मानते हैं, दुनिया भर के वो गिफ्ट्स वगैरह भेजता रहता है, चाहे वो क्रिकेटर्स हो गए, चाहे बॉलीवुड हो गया, चाहे अन्य उसके संबंधी हो गए जो भारत की खिलाफत करते हैं। तो हम ये कहना चाहते हैं कि इस मूवी को देख करके ताली पीटने की जरूरत नहीं है। ये आप दोनों पक्षों को समझो। बॉर्डर से बाहर जो कार्रवाइयां हुई हैं वो सराहनीय है, वो मान सकते हैं, लेकिन उसकी असली वजह क्या है? क्या उसका असली वजह पाकिस्तान है? क्या उसका असली वजह अफगानिस्तान है या कोई अन्य देश है? नहीं, उसकी असली वजह है भारत का आंतरिक तंत्र, आंतरिक व्यवस्था, आंतरिक भ्रष्टाचार, जो आज बढ़ा है, कम नहीं हुआ है। साधारण शब्दों में आप समझिए, जब पुलिस दबाव में हो, प्रशासन समझौते में हो और संस्थाएं मौन हो, ऐसे में अपराधी से बड़ा दोषी सिस्टम बन जाता है। ये सारी बातें मिलकर के एक बहुत बड़ा प्रश्न खड़ा करती हैं, और वो प्रश्न ये है कि जब सारी ताकत मिलकर के, पूरी व्यवस्था मिलकर के, पूरा तंत्र मिलकर के बाहर के दुश्मनों से लड़ने का प्रयास कर सकता है, उसको हरा सकता है, तो फिर भारत के अंदर जो राजनीतिक संरक्षण है, जो लॉ एंड ऑर्डर की सड़ी हुई व्यवस्था है, जो भ्रष्टाचार की व्यवस्था है, उसको ठीक करने के लिए, उसको खत्म करने के लिए क्यों इस प्रकार की व्यवस्था नहीं बनाई जा सकती? क्यों उसमें प्रयास नहीं किए जा सकते? क्यों उसमें ढील दी जाती है? क्यों उसको एक चिंगारी की तरह सुलगा करके रखा जाता है? जो शक्ति बाहर के दुश्मनों के लिए की गई है, वही शक्ति देश के अंदर के दुश्मनों के खिलाफ जरूर की जानी चाहिए, क्योंकि यदि ऐसा नहीं किया गया तो बाहर कितने भी आप झंडे फहरा लीजिए, देश के अंदर कुछ बदलने वाला नहीं है, और ये आतंकवादी गतिविधि बार बार होती रहेंगी। चाइना का उदाहरण लेके आप देख सकते हैं कि चाइना अपने देश के अंदर की व्यवस्था को मजबूत बनाने का काम करता है, इसलिए बाहर के दुश्मन उसके खिलाफ कोई कार्रवाई करने के बारे में सोच भी नहीं पा रहे हैं। कम से कम खुद नहीं तो किसी देश को देख करके व्यवस्था को बदलने का प्रयास किया जा सकता है, और इसके लिए मुझे और आपको आवाज उठानी पड़ेगी, तभी परिवर्तन होगा। एक अंतिम लाइन के साथ अपनी बात को खत्म करूंगा कि ये बात बिल्कुल सही है कि बाहरी दुश्मनों से लड़ना राष्ट्र रक्षा है, लेकिन देश के भीतर के भ्रष्ट तंत्र से लड़ना, उसको शुद्ध करना, उसको ठीक करना, उसमें सुधार करना, ये राष्ट्र निर्माण है।